ओके। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। उसके बाद फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स, ये नए टॉपिक है। जैसे फील्ड डिपेंडेंट लर्नर है या फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स है। इससे कुछ टाइम में एक दो कह सकते हैं, जो हमारे पिछले एक दो टाइम पे एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का, उससे काफी क्वेश्चंस आए हैं। तो हम लोग ये भी आज पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। इसमें सबसे पहले आता है हमारा कन्वेंशनल लर्निंग, यानी जिसको बोला जाता है पारंपरिक शिक्षा। इसकी डेफिनेशन क्या है? लर्निंग इज प्राइमरीली गाइडेड बाय द टीचर विद स्टूडेंट्स प्लेइंग अ पैसिव रोल। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा कन्वेंशनल लर्निंग होता है, यानी पारंपरिक, जैसे हमने पहले भी देखा था, हमने पेडागोजी एंड्रागोजी के बारे में पढ़ा था। उसमें भी एक जो हमारा था वो एक टीचर सेंटर था। उसमें क्या होता था, टीचर का एक्टिव रोल होता था और जो स्टूडेंट्स होते थे उनका पैसिव रोल होता था। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा, ये नाम से ही समझ आ रहा है, कन्वेंशनल यानी पारंपरिक। ठीक है, तो इसमें सीखना मुख्य रूप से शिक्षक के द्वारा ही निर्देशित किया जाता है, जिसमें छात्रों की एक निष्क्रिय भूमिका निभाई जाती है। तो वो हमारा आ जाएगा कन्वेंशनल लर्निंग में। इसके कुछ की फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। एम्फेसिस ऑन लेक्चर्स, रोट मेमोराइजेशन एंड स्टैंडर्डाइज असेसमेंट की क्या क्या विशेषता है कि व्याख्यान पर जोर दिया जाता है इसमें, लेक्चर्स पर। रोट मेमोराइजेशन यानी चीजों को याद करने के ऊपर ज्यादा ध्यान इसमें दिया जाता है कि जो भी आपको चीजें बताई जा रही है आप लोग उनको याद करो। ठीक है, और मानकीकृत इसमें आकलन होता है, यानी आपका जो असेसमेंट है वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड होता है। एडवांटेजेस क्या है हमारी कन्वेंशनल लर्निंग की? प्रोवाइड प्रोवाइड स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन एंड क्लियर ऑब्जेक्टिव्स फॉर लर्नर्स। इसकी कुछ लाभ भी है, जैसे शिक्षार्थियों के लिए संरचना इसमें एक अच्छी बन जाती है, अनुशासन के साथ बच्चे इसमें रहते हैं और यह स्पष्ट उद्देश्यों को प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशंस भी है। वो क्या क्या है? मे लैक एंगेजमेंट, क्रिएटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स, यानी विविध शिक्षण शैलियों के लिए एंगेजमेंट नहीं होगा, ये सगाई नहीं होगा, मतलब एंगेजमेंट दूसरा है कि यानी वो बिल्कुल एंगेज उसमें है, उसमें संलग्न है। ठीक है, रचनात्मकता और अनुकूलन क्षमता की कमी हो सकती है। मतलब एंगेजमेंट का क्या अर्थ होगा इसमें कि बच्चे बहुत ज्यादा एंगेज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका जो रोल है वो पैसिव होता है। टीचर का ही इसमें मेन काम रहता है, क्योंकि जो टीचर लेक्चर देंगे तो बहुत ज्यादा उनका आपस में कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन भी नहीं होता है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है। इसलिए छात्रों के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इसमें एंगेज नहीं रह पाते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी भी अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके जब इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है तो उनकी जो ऐसी स्किल्स है वो डेवलप नहीं हो पाती है, और अनुकूलन की क्षमता की कमी भी हो जाती है। इसके उदाहरण क्या क्या है कन्वेंशनल लर्निंग के? क्लासरूम लेक्चर्स, टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जैसे कक्षा का व्याख्यान हो गया, जिसमें बिल्कुल बस लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, कुछ भी आपस में उनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है बच्चों का और टीचर का, आपस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर भी नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और पाठ्य पुस्तक आधारित सीखने और प्रत्यक्ष निर्देश, जो बिल्कुल आपका टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग होता है, यानी आप खुद से ही पुस्तकों से ही आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको दिया गया है वो आपको बस रटना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है? रोट मेमोराइजेशन। इसकी कुछ विशेषताएं जो है, ठीक है, कि बिल्कुल आपका जो भी चीजें हैं बस आपको वो याद करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी कन्वेंशनल लर्निंग के बारे में, यानी पारंपरिक जो शिक्षण है। अब आपको इतना आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया है तो समझ आ गया होगा, पारंपरिक शिक्षण से मतलब है टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, और इसमें बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो भी डेवलप नहीं हो पाती है, ना ही वो अच्छे से एंगेज रह पाते हैं। एडवांटेजेस भी है कि इसमें बिल्कुल डिसिप्लिन में पूरी एक क्लास चलती है, ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होते हैं लर्नर्स के लिए, और एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रदान करती है क्लास के लिए। ठीक है, दूसरा हमारा आता है सिचुएटेड लर्निंग।
ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन है? लर्निंग हैपेंस बेस्ट व्हेन डन इन रियल लाइफ सिचुएशंस और टास्क। यानी सिचुएटेड लर्निंग क्या है? जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जो कार्य सीखते हैं, मतलब जो हमारी लर्निंग होती है, वही हमारी सिचुएटेड लर्निंग है। ठीक है, इसके की कॉन्सेप्ट क्या है? पीपल लर्न बाय वर्किंग विद अदर्स इन अ ग्रुप और कम्युनिटी। मतलब जो भी लोग इसमें सीखते हैं वो किसी ग्रुप में, मतलब किसी समूह में या समुदाय में दूसरों के साथ काम करके सीखते हैं। ठीक है, सिचुएटेड लर्निंग में जो भी आपकी लर्निंग होगी, जो भी आपका सीखना होगा, वो कैसे होगा कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, तो इससे हमारा लर्निंग हो रही है। इसके लर्निंग स्टेप्स क्या क्या है? सिचुएटेड लर्निंग के बिगिनर्स स्टार्ट विद स्मॉल टास्क एंड ओवर टाइम टेक ऑन बिगर रोल्स एज दे लर्न। ठीक है कि सबसे जो पहली शुरुआत होती है वो छोटे कार्यों से होती है, मतलब उनको कोई छोटे स्तर का कार्य दिया जाता है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो थोड़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं, उनको बड़ा कार्य दिया जाता है और इसी से वे सीखते हैं। ठीक है, टीम वर्क इसमें होता है। टॉकिंग एंड वर्किंग विद अदर्स इज अ बिग पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, दूसरों के साथ बातचीत करना और काम करके सीखना इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उदाहरण क्या है इसके? इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप्स एंड हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इंटर्नशिप जो होती है, जैसे आपकी 1 महीने की इंटर्नशिप हो जाती है कई बार, या अलग अलग टाइम ड्यूरेशन हो सकता है उस चीज का। और बाकी जो अलग आपके यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आप लोग करके सीखते हो। अब आप इंटर्नशिप में क्या करते हो? आपको कार्य दिया जाता है तो आपको वो खुद करना होता है। उसके जैसे जैसे आप उस कार्य को करते रहते हो तो आपका पहले छोटे लेवल का आपको काम दिया जाता है, फिर आप उसको सीखते हो, फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे आपका काम का लेवल भी बढ़ता जाता है और आपका खुद का लर्निंग का स्तर भी बढ़ता जाता है। तो वो हमारा सिचुएटेड लर्निंग है, जो भी आप चीजें सीखते हो अपने किसी भी के साथ कार्य करके। ठीक है, और इसमें बहुत एक अच्छा रोल है आपका टीम वर्क का। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो तो लोगों के साथ बातचीत करके भी उनके अनुभव आपके साथ वो साझा करते हैं, और कहीं ना कहीं आप दूसरे व्यक्तियों के साथ भी आपकी जो लर्निंग होती है वो बहुत बेहतर तरीके से होती है। ठीक है, तो ये है हमारी सिचुएटेड लर्निंग। तीसरी इसमें आती है असिस्टेड लर्निंग। ये क्या है? इट इन्वॉल्व्स गाइडिंग स्टूडेंट्स थ्रू टास्क दे कैन नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंटली। मतलब ये इसमें ऐसे कार्य हमारे आते हैं जिनको छात्र स्वतंत्र रूप से खुद नहीं कर पाते हैं और उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, मतलब कोई उनको गाइड करे, वो हमारी असिस्टेड लर्निंग में आता है। ठीक है, की कंसेप्ट क्या है इसका? सपोर्ट इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एज लर्नर्स गेन कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस। ठीक है, मतलब कि जो आपको पहले मार्गदर्शन दिया जा रहा था उसको बाद में कम कर देते हैं, जब छात्रों में क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उनकी क्षमता हो जाती है उस कार्य को करने की। ठीक है, मान लो आपको कोई कार्य दिया गया लेकिन आप उसको अकेले नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या दिया जाएगा? आपको गाइडेंस दी जाएगी। और जब अध्यापक को ऐसा लगेगा कि आप लोग ये कार्य खुद से कर सकते हो, तो आपका सपोर्ट वो धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, कम करते रहते हैं। ठीक है, और एक दिन वो खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है उस चीज से और क्षमता भी बढ़ रही है, तो आपको अब सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार की जो लर्निंग होती है उसको असिस्टेड लर्निंग बोला जाता है। टेक्निक्स कौन सी होती है इसमें? includes scaffolding, peer tutoring, and using tools like technologies और visual aids। ठीक है, इसकी जैसे जो तकनीक है स्कैफोल्डिंग है, इसको मचान बोला जाता है। सहकर्मी जो ट्यूशन होती है, प्रौद्योगिकी या ऐसे जो दृश्य एड्स हमारे होते हैं, इस प्रकार के उपकरण इसमें उपयोग में किए जाते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? enhances understanding, builds independence, and brings gaps in bridges gaps in learning। ठीक है, यानी क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये एनहांस करता है, यानी आपकी समझ को बढ़ाता है। ठीक है, और आप में क्या करता है, एक स्वतंत्रता की भावना भी लाता है, और जो भी आपकी लर्निंग में गैप्स है, मतलब जहाँ पे आप सीख नहीं पा रहे हो उस चीज को भर देता है, उस चीज को पूरा कर देता है। अब हम जैसे यहाँ पे पीयर ट्यूटोरिंग का एग्जांपल लिया गया है, सहकर्मी ट्यूशन, कि मान लो आप किसी सहकर्मी के साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे आपस में भी पढ़ते हैं कि जो चीज एक को आ रही है वो दूसरे को समझा देगा, जो किसी दूसरे को आ रही है वो पहले वाले को समझा देगा। तो इसमें क्या होता है कि जो चीज हमें नहीं आ रही है वो हमारा साथ वाला करा देगा। तो एक वो हमारा बहुत बड़ा गैप था लर्निंग में कि हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही है, लेकिन हमारे साथ वाले व्यक्ति ने हम लोगों को वो समझा दिया तो वो हमें समझ आ गई, तो वो गैप पूरी तरह से भर गया।
ठीक है। और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? टीचर्स ऑफरिंग हिंट्स, पीयर्स कोलैबोरेटिंग और यूजिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ठीक है। कि जैसे शिक्षक कुछ संकेत देते हैं, मान लो आप लोगों को कुछ कार्य हम लोगों ने दिया, लेकिन आप लोग, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद उसको अकेले नहीं कर पाओगे, तो हम कुछ हिंट देते हैं कि अच्छा इसको ऐसे आप लोग थोड़ा कर सकते हो। तो वो भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। साथियों के साथ सहयोग जो होता है, या किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो आपको पढ़ाया जाता है, वो भी सारा इसमें आता है असिस्टेड लर्निंग। ठीक। अगला हमारा है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है? स्टूडेंट्स कोलैबोरेट इन ग्रुप्स टू एनहांस देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। ठीक है। कोलैबोरेटिव समझ आ रहा है, कोलैबोरेशन से पढ़ना, एक साथ पढ़ना। ठीक। छात्र अपनी समझ और कौशल बढ़ाने के लिए समूहों में सहयोग करते हैं। ठीक है। मतलब वो बिल्कुल एक साथ पढ़ते हैं, बहुत सारे, मतलब ग्रुप में 3-4 से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, एक छोटा ग्रुप भी हो सकता है, या 10-15 बच्चों का बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। इसके की फीचर्स क्या है? एनकरेजेस टीम वर्क, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। क्या विशेषताएं हैं? कि टीम वर्क इसमें होता है, क्योंकि अगर ग्रुप्स में काम कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक टीम की तरह काम करना होता है, एक साथ कार्य करना होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय भागीदारी इसमें होती है, और साझा जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। यानी ये हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है उसको बढ़ाता है, संचार को बढ़ाता है, और पारस्परिक कौशल में भी सुधार करता है। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, क्योंकि जब आप ग्रुप में कोई काम करोगे तो आप उसको कहीं ना कहीं, आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी होगी कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो। तो उसके लिए आपको अपना दिमाग का स्तर बहुत अच्छा बनाना पड़ता है, अपनी समझ का स्तर। ठीक है। कम्युनिकेशन भी बढ़ता है, जैसे आप लोग अगर अकेले पढ़ रहे हो उसमें फर्क होता है, लेकिन अगर ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो, आपस में आप लोग बातचीत भी करते हो, उससे आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती है। ठीक। टेक्निक्स में क्या क्या आ जाएगा? इंक्लूड्स मेथड्स लाइक थिंक, पेयर एंड शेयर, जिगसॉ एंड पीयर टीचिंग। ठीक है। कुछ मतलब कुछ चीजें इसमें दी गई है, कुछ टेक्निक्स दी गई है, थिंक, पेयर, शेयर, और जिक्सॉ है, जिक्सॉ स्ट्रेटजी है, और पीयर टीचिंग है। ठीक है। टीचर का क्या रोल होता है? फैसिलिटेटर्स गाइड एंड सपोर्ट ग्रुप डायनामिक्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है। जो आपका एक गाइड होता है, वो आपका पूरे तरह से इसमें सहयोग करता है। ठीक है। मतलब जो एक टीचर आपका होगा वो आपको इसमें सहयोग करेगा, जैसे भी आप ग्रुप में पढ़ाई करोगे। ठीक। अगला हमारा आता है लेटेंट लर्निंग। इसमें क्या है? लर्निंग हैपेंस विदाउट ऑब्वियस रीइंफोर्समेंट एंड बिकम्स एविडेंट व्हेन नीडेड। ठीक है। सीखना एक स्पष्ट सुदृढ़ीकरण होता है, बिना और जरूरत पड़ने पर स्पष्ट हो जाता है। मतलब इसको समझ लेते हैं हम लोग। की कंसेप्ट है इसका, नॉलेज इज हिडन अंटिल अ सिचुएशन अराइजेस टू अप्लाई इट। मतलब तब तक आपका ज्ञान छुपा है जब तक कि इसे लागू करने के लिए कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है। मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आपको कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उस सिचुएशन से पहले तक जो उस चीज के बारे में आपको नॉलेज थी वो बिल्कुल छुपी थी, मतलब दिमाग के किसी कोने में थी। लेकिन जब वो सिचुएशन आ गई तो वो बिल्कुल आपका ज्ञान बाहर निकल के आ जाता है, और आप उस चीज को सॉल्व कर लेते हो। ठीक है। उदाहरण क्या है इसका? A student learns the concept but only applies it during an exam, or a person remembers a route only when they need to use it. ठीक है। कि जैसे एक छात्र कोई चीज सीखता है तो परीक्षा के दौरान ही इसे लागू करता है, या कोई व्यक्ति को एक रास्ता तभी याद आता है जब उसे इसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। मतलब जो हमारी लेटेंट लर्निंग होती है वो क्या होती है? मतलब कोई भी जो आपका ज्ञान है किसी भी चीज के बारे में, वो तब तक सामने नहीं आता है जब तक आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है अपने जीवन में अप्लाई करने की, या किसी परिस्थिति में अपनाने की।
ठीक है, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ लर्निंग। हमने पहला पढ़ा कन्वेंशनल, जो बिल्कुल पारंपरिक तरीका हमारा होता है, टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है। ठीक है, फिर हमने सिचुएटेड लर्निंग पढ़ा। इसमें क्या होता है, जो आपकी लर्निंग होती है वो रियल लाइफ सिचुएशंस से होती है। ठीक है, आप कोई भी चीज कर कर सीखते हो। फिर असिस्टेड लर्निंग होता है, इसमें आपको थोड़ी गाइडेंस दी जाती है, जिस कार्य को आप पूरे स्वतंत्र तरीके से नहीं कर पाते हो, लेकिन बाद में उस चीज को हटा भी दिया जाता है सपोर्ट को, जब आप उस कार्य को करने में सक्षम हो जाते हो। फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग हमारा आता है। इसमें जो जितने भी शिक्षार्थी होते हैं वो ग्रुप्स में काम करते हैं। ठीक है, उससे उनकी क्या होता है, टीम वर्क भी अच्छा होता है, पार्टिसिपेशन अच्छा होता है, और जो भी उनकी कम्युनिकेशन है या क्रिटिकल थिंकिंग है, वो सारी चीजें अच्छी हो जाती है। फिर लेटेंट लर्निंग था। लेटेंट लर्निंग क्या होता है, कोई भी नॉलेज तब तक छुपी होती है जब तक कि आपको कोई परिस्थिति सामने ना आ जाए कि जिस परिस्थिति में उसको अप्लाई करना है। अब अगला टॉपिक हमारा है फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स। ठीक है, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स, ये क्या है, रिलाई ऑन एक्सटर्नल क्यूज एंड कंटेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। मतलब जानकारी को समझने के लिए बाहरी संकेतों और संदर्भ पर भरोसा करते हैं। मतलब कोई बाहर से इनको समझाए, कोई चीज ऐसी है अगर इनको समझ नहीं आ रही है, मतलब नाम से समझ आ रहा है फील्ड डिपेंडेंट। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है बिल्कुल कि मतलब ये डिपेंड है किसी के ऊपर। तो इनको कोई भी चीज बाहर से अगर समझाई जाए, ये तभी उस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, प्रेफर कोलेबोरेटिव एंड सोशल लर्निंग एनवायरनमेंट्स, यह सहयोगी और सामाजिक सीखने के माहौल को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, कि हम लोग बिल्कुल दो चार लोग एक साथ पढ़े, या बिल्कुल आपकी सोशल ऐसी लर्निंग हो जिसमें सारे लोग एक साथ सीख रहे हो, क्योंकि इनको क्या मतलब ऐसा जरूरत है, इनको कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। अगला है फोकस ऑन द ओवरऑल पिक्चर रादर देन स्पेसिफिक डिटेल्स, यानी विशिष्ट विवरण के बजाय समग्र चित्र पर ये लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब अगर हम शॉर्ट में देखें तो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स कौन से होते हैं, जिनको किसी की आवश्यकता होती है कोई भी चीज सीखने के लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। ठीक है, मतलब कोई उनकी सहायता कर दे, या उनको कोई ऐसे संकेत दे दिए जाए। ठीक है, ये कोई भी मतलब उनकी दूसरी लोग ही हेल्प करे। ठीक है, फिर इसका उल्टा बिल्कुल आता है हमारा फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स, प्रोसेस इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली ऑफ द सराउंडिंग कंटेक्स्ट। मतलब कि जो भी जानकारी है उसको स्वतंत्र रूप से खुद ही वो समझ लेते हैं। प्रेफर वर्किंग अलोन एंड आर सेल्फ रिलायंट, मतलब ये लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। नाम से समझ आ रहा है, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। ठीक है, फोकस ऑन डिटेल्स एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली, ये लोग डिटेल्स पर विवरण पर पूरा ध्यान देते हैं और उद्देश्यपूर्ण रूप से जानकारी का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, मतलब उनसे उल्टे हैं, वो लोग एक तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं कोई भी चीज सीखने के लिए, और वो अकेले काम करना पसंद नहीं करते, वो लोग ग्रुप्स में काम करना पसंद करते हैं। लेकिन जो फील्ड इंडिपेंडेंट है वो अकेले काम करना पसंद करते हैं, कोई भी चीज को वो खुद से उसकी सारी जो डिटेल्स है उनको समझते हैं, एनालाइज करते हैं, और उससे सारी इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को, टाइप्स ऑफ लर्निंग और फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स, एक बार बता दीजिए। मैम किसका, फील्ड डिपेंडेंट? हाँ जी, मतलब जितना अभी तक पढ़ाया आज की क्लास में वो समझ आ गया आप लोगों को। मैम फील्ड का तो ये है ना कि वो खुद से कुछ नहीं करते, बाहर से जानकारी लेते हैं जब तक उनको बाहर से ना कराया जाए। और इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो अपना सब कुछ खुद ही करते हैं। हाँ जी, ठीक है, मतलब समझ आ गया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, टॉपिक है हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। कुछ चीजें हमने इसके बारे में पहले पढ़ रखी है, लेकिन जो कुछ नई चीजें हैं इसमें, वो लोग आज हम पढ़ेंगे, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट असिस्ट एजुकेटर्स इन एनहांसिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब इस प्रकार की रणनीतियां, उपकरण या संसाधन होते हैं जो शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायता करते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक chalkboards and
text books, modern approaches such as multimedia and interactive tools, and ICT-based system like online platforms and digital aids. मतलब इसमें दोनों चीजें एक साथ होती है। पुराने तरीके के जो चॉक बोर्ड हो गए, पाठ्य पुस्तक हो गई, ये चीजें भी इसमें आती है। और आधुनिक जो दृष्टिकोण है, जैसे मल्टीमीडिया है, इंटरैक्टिव टूल्स है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या डिजिटल एड्स जैसे आईसीटी आधारित जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। मतलब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए ऐसी चीजें जिससे बच्चों की लर्निंग बहुत जल्दी हो जाए और बहुत इफेक्टिव तरीके से हो। ठीक है, these system aim to make learning more engaging, effective and accessible। तो इनका उद्देश्य क्या होता है? सीखने को अधिक आकर्षक बनाना, प्रभावी बनाना और सुलभ बनाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब इसमें देख लेते हैं, पहला आता है हमारा ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम और मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल में हमारा पुरानी चीजें ही आएगी जो बहुत पहले समय से चली आ रही है, जैसे चॉक बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, टीचर लेड इंस्ट्रक्शन है, एम्फेसाइजिंग नॉलेज ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब जो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, चॉक बोर्ड जैसे पहले होता था, पाठ्य पुस्तकें होती थी और शिक्षक के नेतृत्व वाले निर्देश जैसे तरीकों का उपयोग इसमें होता है। और जो मॉडर्न है, ये बिल्कुल नया जो हमारा दौर है, आधुनिक दौर है। इससे संबंधित जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, सच एज मल्टीमीडिया टूल्स, वर्चुअल क्लासरूम्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फोकसिंग ऑन इंटरैक्टिव, पर्सनलाइज्ड एंड लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, जो आधुनिक है वो कैसी है? मल्टीमीडिया टूल है, वर्चुअल क्लासरूम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इंटरैक्टिव, व्यक्तिगत और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। क्योंकि जो हमारा मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो भी हमारी चीजें पहले कह सकते थे कि जो शिक्षक केंद्रित होती है, उस चीज को वहां से शिफ्ट करके शिक्षार्थी केंद्रित बनाना, स्टूडेंट सेंटर्ड बनाना। ठीक है, इसलिए ये इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न में। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझना। जो मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, इससे क्वेश्चन बनते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो सबसे पहले इसमें माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप है। इसका हमने थोड़ा सा पहले पढ़ लिया था, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा था, तो अभी इसको देख लेते हैं। Mind maps are visual tools that help organize and connect ideas around a central theme. They are widely used in teaching to enhance understanding and creativity. ठीक है, जो भी आपके माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप है, ऐसे टूल है जो एक केंद्रीय विषय के आसपास विचारों को व्यवस्थित और जोड़ने में मदद करते हैं। इससे समझ और रचनात्मकता बढ़ती है। मैंने बोला था कि आपका कोई एक सेंटर, एक कह सकते हैं कि सेंटर थीम होता है, उसके आसपास आप लोग ऐसे अलग अलग पार्ट्स में उस चीज के आगे आगे पॉइंट्स बनाते रहते हो। मतलब बिल्कुल आप आपके दिमाग में उसको बना लेते हो, या नोटबुक के माध्यम से भी आप लोग किसी चीज का माइंड मैप बना सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप उसको बोलेंगे। माइंड मैप तो आप दिमाग में बनाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट मैप आप ऐसे नोटबुक पे बना के समझ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट ओवरव्यू, समराइज अ सब्जेक्ट विद की टॉपिक्स ब्रांचिंग आउट फ्रॉम द सेंट्रल थीम। मतलब जो केंद्रीय विषय के बाहर से शाखाओं वाले प्रमुख विषयों के साथ एक विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैं यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है, ये हमारा सेंट्रल थीम है। इससे जो अलग अलग ब्रांचेस निकल रही है, इसमें हमने इससे रिलेटेड चीजें, जो भी इसके आसपास की चीजें हैं, टॉपिक के आसपास की, वो इसमें नोट कर ली है। ठीक है, जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, तो बीच में हम ब्लूम टेक्सोनॉमी का वो डाल देंगे हेडिंग। ठीक है, और उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो इसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल शॉर्ट में होता है। फिर आता है लेसन प्लानिंग, ऑर्गेनाइज लेसन्स विजुअली विद ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज एंड असेसमेंट्स लिंक्ड टू द मेन टॉपिक। पाठ की योजना मुख्य विषय से जुड़े उद्देश्यों, गतिविधियों और आकलन के साथ इस चीज को हम करते हैं। ठीक है, मतलब देखो, इसको बिल्कुल विजुअली करते हैं, नेत्रहीन नहीं होगा, ये गलत यहाँ पे आ गया है। हाँ, मतलब जो भी आपके लेसन के ऑब्जेक्टिव्स है, एक्टिविटीज है या असेसमेंट है, मतलब जो भी आपके मेन टॉपिक से रिलेटेड है ना, वो सारी चीजें हम इसके आसपास ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जनरेट आइडियाज बाय कनेक्टिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट टू अ सेंट्रल
थीम, मतलब जो हमारी एक सेंट्रल थीम है, जो सेंट्रल थीम हमने उदाहरण लिया है ब्लूम टेक्सोनॉमी का, तो जो उसके आसपास की जो भी जितनी अवधारणाएं हैं उस चीज को हम लोग क्या करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से उनकी उससे संबंधित विचारों को सामने लाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या था कि आपके दिमाग में किसी भी टॉपिक को लेकर जो भी विचार एकदम से आ रहे हैं वो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग था। ठीक है, तो हमारा जो भी एक माइंड मैप होगा या कॉन्सेप्ट मैप होगा उसमें आप भी किसी मेन चीज को लेकर उसके आसपास से रिलेटेड जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको आप लोग इस तरह से कह सकते हैं सिस्टमेटिक रूप से बना लोगे ताकि वो आपके समझने के लिए इजी हो जाए। एग्जाम preparation, simplify chapter reviews by mapping out key points and relationships। प्रमुख बिंदु और संबंधों को मैप करके अध्याय समीक्षाओं को सरल बनाते हैं। ठीक है, समझ आ गया माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप आप लोगों को? बता दीजिए माइक ऑन करके। मैम इसका हाँ जी, पीडीएफ मिल मतलब जाएगा चाहिए? हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगा। ये समझ आ गया आप लोगों को? ये बताइए। मतलब जो जी लास्ट में जो की एग्जाम से पहले की पॉइंट वगैरह हम लोग तैयार करते हैं वही है टाइप ऑफ मॉडर्निटी का एक सपोर्ट। हाँ जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल, आप बिल्कुल लास्ट में जो बनाते हैं, जो आपको बिल्कुल लास्ट में पढ़ना होता है, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उसमें आप बिल्कुल शॉर्ट में एक मैप के तरीके से उस चीज़ को बना लेते हो, तो उसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाती है, ये वही है। ठीक है, आगे इसी में हमारा दूसरा है थिंक, पेयर एंड शेयर। ठीक है, थिंक, पेयर एंड शेयर इज द कोलैबोरेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी डिजाइन्ड टू एनहांस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो हमारी थिंक, पेयर और शेयर ऐसी एक सहयोगी शिक्षण रणनीति है जो छात्रों का एंगेजमेंट और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। एंगेजमेंट मतलब बच्चे उसमें एंगेज रहे, उसमें काम में लगे रहे, ऐसा नहीं है वो उस चीज से बोर हो जाए। ठीक है, और इससे क्या होती है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो थिंक, पेयर एंड शेयर से भी आपको आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान से देखना। तो थिंक क्या है? 3 इसमें स्टेप्स है, नाम में ही है थिंक, पेयर एंड शेयर। थिंक है स्टूडेंट्स इंडिविजुअली रिफ्लेक्ट ऑन अ क्वेश्चन और टॉपिक पोज्ड बाय द टीचर। ठीक है, छात्र व्यक्तिगत रूप से शिक्षक द्वारा प्रस्तुत एक प्रश्न या विषय पर प्रतिबिंबित करते हैं। मतलब जो कोई भी उनको क्वेश्चन पूछा गया है टीचर के द्वारा या कोई भी टॉपिक उनको दिया गया है तो उसके बारे में वो छात्र सोचते हैं कि ये क्या हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है, ये क्या हम लोगों को टॉपिक दिया गया है, कि आप इसके बारे में बताओ। ठीक है, थिंक यानी सोचना। फिर आता है पेयर। दूसरा है पेयर। पेयर यानी जोड़ी बनाना। ठीक है, तो दे डिस्कस देयर थॉट्स विद पार्टनर एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं एक साथी के साथ अपने विचारों पर चर्चा करते हैं, विचारों और दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं। तो जो उनका साथी होता है कोई भी क्लास में, तो उसके साथ वो जितने भी उसके थॉट्स आए हैं टॉपिक से रिलेटेड उसको डिस्कस करते हैं, अपने आइडियाज को वो दोनों एक्सचेंज करते हैं या जो भी उनके दृष्टिकोण है उस चीज को आपस में बताते हैं। फिर आता है शेयर। पेयर्स present their insights to the larger groups or class fostering a collective discussion। अब क्या करते हैं सबसे लास्ट में जो भी उनका एक पेयर है, मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, ए और बी। ए और बी को कोई टॉपिक दिया, पूरी क्लास को एक टॉपिक दिया गया, तो ए ने अपने विचार उस पे रखे, बी ने अपने विचार रखे, आपस में ए और बी ने उस चीज को एक्सचेंज कर लिया आइडिया को। ठीक है, अब शेयर में क्या करेंगे, वो उसी चीज को पूरी क्लास के सामने रखेंगे या बड़े ग्रुप के सामने रखेंगे और उसके प्रति जो भी अंतर्दृष्टि है वो प्रस्तुत करेंगे। मतलब जो भी उन लोगों के आपस के विचार थे किसी टॉपिक के बारे में, ए और बी के, वो पूरी क्लास को बताएंगे या किसी बड़े ग्रुप को उस चीज के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यानी थिंक, पेयर, शेयर समझ आया। थिंक सबसे पहले सोचना, जो आपको विषय दिया गया है। पेयर यानी अपने किसी साथी के साथ उस चीज को डिस्कस करना। और शेयर यानी पूरी क्लास के साथ या किसी बड़े ग्रुप के साथ उस चीज को शेयर करना। ठीक है, आसान है थिंक, पेयर एंड शेयर। आगे आता है हमारा फिश बोल स्ट्रेटजी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आज का जो ये पीपीटी है ये अभी तक जो हमने पढ़ा है सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिश बोल स्ट्रेटजी इज द कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड दैट प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग।
ठीक है, इसमें भी क्या होता है, सक्रिय भागीदारी और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलता है। तो ये होता क्या है फिश बोल, इसको अभी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, मतलब 2 ग्रुप हम लोग बना लेते हैं बच्चों के। ठीक है, पहला होता है इनर सर्कल द फिश बोल जिसको बोला जाता है, और दूसरा होता है आउटर सर्कल। ठीक है, 2 ग्रुप हमने बना लिए, पहला ये हो गया, ठीक है, फिर इसके बाहर वाला ये दूसरा ग्रुप हो गया। ठीक, बीच वाला है इसको बोला जाएगा फिश बोल। ठीक, फिर जो इनर सर्कल है, जो हमारा ये हमने बीच में सर्कल बनाया है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है पार्टिसिपेंट्स इन द इनर सर्कल एंगेज इन द डिस्कशन और एक्टिविटी ऑन अ गिवन टॉपिक। अब जो बीच में बच्चे हैं, 2 ग्रुप हमने बनाया, 10-10 के 2 ग्रुप बनाए, बीच वाला है इसको फिश बोल बोला। ठीक है, तो फिश बोल वालों का क्या काम है, ये लोग किसी भी टॉपिक पर कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं या डिस्कशन कर रहे हैं बीच वाले। ठीक है, अब जो आउटर सर्कल हम लोगों ने बनाया, इसका क्या काम होता है, ऑब्जर्वर इन द आउटर सर्कल लिसन, टेक नोट्स एंड एनालाइज द डिस्कशन। अब अंदर वाले तो डिस्कस कर रहे हैं, बाहर वालों का क्या काम है, उसी चीज को वो लोग अच्छे से सुन रहे हैं, उस चीज को नोट करते हैं और चर्चा का विश्लेषण करते हैं कि जो भी डिस्कस कर रहे हैं इनर सर्कल वाले लोग, उस चीज को वो लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप हमने बनाए। फिश बोल में क्या याद रखना, 2 ग्रुप बनाते हैं, इनर सर्कल और आउटर सर्कल। इनर सर्कल को बोला जाता है फिश बोल। वो लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को डिस्कस करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, और जो आउटर सर्कल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस चीज को नोट करते हैं, उस चीज पर जो भी डिस्कशन हो रहा होता है उस चीज को एनालाइज करते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, रोल रोटेशन, है ना, यानी रोल्स बदल दिए जाते हैं, अलाउइंग एवरीवन टू पार्टिसिपेट एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, सभी को भाग लेने की और प्रतिबिंब करने की अनुमति मिलती है। रोल रोटेशन का मतलब है, जो आउटर सर्कल में लोग थे वो अब इनर सर्कल में आ गए हैं। ठीक है, और इनर वालों को बाहर वाले सर्कल में भेज दिया गया है। ठीक है, जो पहले फिश बोल वाले थे जो डिस्कस कर रहे थे, वो अब आउटर सर्कल में आएंगे, और जो इनर सर्कल में जो बच्चे आए हैं आउटर सर्कल से, वो लोग किसी चीज को डिस्कस करेंगे, मतलब रोल को स्विच कर देना, रोल रोटेशन कर देना। ठीक है, अंदर वाला बाहर वाले सर्कल में आ गया, बाहर वाले 10 बच्चे अंदर वाले सर्कल में हो जाएंगे, फिर वैसे ही वो चीज दोहराई जाएगी, जो अंदर वाले बच्चे हैं वो किसी भी चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आया फिश बोल स्ट्रेटेजी? माइक ऑन करके बता दीजिए। समझ आया या नहीं समझ आया? यस मैम। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसी में। और फिर आता है हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम। ये भी हमने वैसे देख लिया था, पर फिर भी इसको देखते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक है, फ्लिप्ड क्लासरूम इज द टीचिंग अप्रोच वेयर स्टूडेंट्स फर्स्ट एंगेज विद लर्निंग मटेरियल्स like video lecture or readings at home, and then use class time for interactive activities, discussions or problem solving. This method shifts the focus from passive listening to active participation, fostering deeper understanding and collaboration. ठीक है, यानी जो हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम है उसमें किसी भी चीज के नोट्स पहले प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, या कोई भी वीडियो है वो पहले दे दिया जाता है। ठीक है, क्लास में क्या होता है, बच्चे उसमें डिस्कस करते हैं। मैम हाँ जी, जैसे मान आस्क। लो, हाँ मेरा माइक ऑफ था। जैसे मतलब क्या कि जो मुझे आपको आने वाले कल में पढ़ाना है, उसको क्या करूंगी मैं, उसकी पीपीटी आपको आज रात ही दे दूंगी। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ोगे जो भी मुझे कल कराना है। ठीक है, और जो क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को पढ़ेंगे नहीं दोबारा, उस चीज पे डिस्कस करेंगे। जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है वो आप लोग मुझसे पूछोगे, फिर मैं वो चीज आपको क्लियर कराऊंगी, या आपस में क्लास में ग्रुप डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, इंटरेक्शन आपस में होता है, या कोई भी एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो यही हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम है, मतलब बिल्कुल उल्टा कर देना चीज को, जो आपको कल पढ़ानी है वो पहले प्रोवाइड करके हम लोग क्या करते हैं, अगले दिन उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा आता है फ्लिप्ड क्लासरूम में। ठीक,
अगला हमारा है जिक्सॉ स्ट्रेटजी। तो जिक्सॉ स्ट्रेटजी क्या होती है, इसको देख लेते हैं। द जिक्सॉ स्ट्रेटजी इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक दैट प्रमोट्स कोलैबोरेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या इसमें स्टेप्स है। ठीक, पहले क्या करते हैं, डिवाइड द क्लास। स्टूडेंट students are split into small groups, each focusing on a specific subtopic of the lesson। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, हम बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटेंगे, छोटे छोटे समूहों में। फिर किसी भी मतलब लेसन के सब टॉपिक पर बच्चों का ध्यान केंद्रित कराएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्सपर्ट ग्रुप। members from different groups studying the same subtopic come together to discuss and become experts। मतलब जो अलग अलग ग्रुप के मेंबर है वो सेम सब टॉपिक पढ़ते हैं और क्या करते हैं, उस चीज को आपस में डिस्कस करते हैं और एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, टीच बैक। एक्सपर्ट्स रिटर्न to their original groups to teach their subtopic, completing the jigsaw puzzle of the lesson। ठीक है, फिर विशेषज्ञ जो बने हैं, एक्सपर्ट्स जो बने हैं, वो अपने मूल समूहों में अपने सब टॉपिक सिखाने के लिए लौटते हैं और पाठ के आरा पहेली को पूरा करते हैं। देखो, मान लो हम लोगों की क्लास है 20 बच्चों की। ठीक है, तो हमने 5-5 लोगों के 4 ग्रुप बना दिए। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हो, और आपको एक ही सब टॉपिक दे दिया सभी को आपके लेसन का। तो कुछ लोग आपके जो 4 हमने ग्रुप्स बनाए हैं उसमें से अलग अलग ग्रुप में से एक एक कोई मेंबर आएगा और वो आपस में चारों उस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक्सपर्ट वो लोग कहलाए जाएंगे जो एक एक आएंगे। फिर वो चारों जो आए थे अलग ग्रुप से, वो अपने ग्रुप्स में वापस जाएंगे और वहां पे वो चीज को जो उन्होंने आपस में डिस्कस किया था वो अपने ग्रुप्स को बताएंगे। तो यही है हमारा जिक्सॉ स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है हमारा साइबरनेटिक्स। Cybernetics is teaching about using feedback to improve learning. It treats the classroom as a system where teachers and students exchange information. With tools like test discussions and digital platforms, feedback helps everyone adjust and improve, making learning more effective and personalized. It's like a smart system that adopts for better results। मतलब साइबरनेटिक्स क्या है, सीखने में सुधार के लिए प्रतिक्रिया के उपयोग करने के बारे में है। ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे बच्चों के सीखने में सुधार हो सके। इसमें क्या होता है, कक्षा को ऐसी प्रणाली के रूप में माना जाता है जहां शिक्षक और छात्र जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। मतलब जैसे जो हमारा टीचर है, और जैसे अभी मैं आपकी टीचर हूँ इस समय पे, अब मेरे स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी उसका एक्सचेंज करेंगे। कोई चीज मैं आपको बताऊंगी जो आपको पता है वो आप मुझे बताओगे। ठीक है, परीक्षण, चर्चा या डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे उपकरणों के साथ फीडबैक सभी को समायोजित करने और सुधारने में मदद करता है। ठीक है, आप कुछ कह सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, कुछ डिस्कस कर सकते हो, या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ सकते हो। मतलब जो भी आपको फीडबैक दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि आपका जो सीखना है वो बहुत ज्यादा प्रभावी बने और व्यक्तिगत बने। मतलब आप चीजों को अच्छी तरह से सीख पाओ और सारे बच्चे सीख पाओ। यह एक स्मार्ट सिस्टम की तरह है जो बेहतर परिणामों को लिए अनुकूलित करता है। मतलब ये जो तरीका अपनाया जाता है वो इसलिए ही अपनाया जाता है ताकि बच्चों की लर्निंग बहुत इफेक्टिव हो सके और उस चीज को सुधारा जा सके जो भी उनकी कमियां हैं। ठीक है, तो ये वाली पीपीटी हमारी इतनी ही है। अभी हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, लेकिन मुझे पहले ये बताइए जो हमने इस वाली पीपीटी में पढ़ा ये क्लियर है सभी को या कोई डाउट है किसी को? डाउट नहीं है मैम, बट ये जो है कि कई सारे लर्निंग्स है जो कि अगर हम हमेशा ध्यान नहीं देते रहे तो ये भूल जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, तो आपको ये पीपीटी शेयर कर दी जाएगी, तो आप इससे नोट्स बनाना और इस चीज को रिवाइज करना। ठीक है, ठीक है, तो हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है टीचिंग थ्योरीज। देखो,
टीचिंग थ्योरीज से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर ऐसे ही बनते हैं मैचिंग वाले, कि कौन से एक्सपर्ट ने कौन सी थ्योरी दी है। तो अगर आपको इतना भी याद हो गया तो अगर आपको एक मैचिंग वाला क्वेश्चन बनता है तो वो भी आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे पहली जो हमारी थ्योरी है वो है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इतना भी अगर आप लोग याद करो तो आपके क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, इसको याद कर लेना। ठीक है, दूसरा है लियो विगोट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। लियो विगोट्स्की ने दी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी। फिर है इवान पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग। इवान पेवलोव की कौन सी थ्योरी फेमस है, क्लासिकल कंडीशनिंग की। उसके बाद अगली है बीएफ स्किनर्स ओपरेंट कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर ने दी है ओपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी। और सबसे लास्ट हमारी है कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो अगर आप लोग इतना भी याद कर लो कि किसने कौन सी थ्योरी दी है तो उससे वो भी बहुत ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है, तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहला है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने कुछ स्टेजेस दी है, 4 स्टेजेस दी है, तो इनको आप याद कर सकते हो। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी जन्म से लेकर 2 साल तक जो बच्चा होता है उसकी स्टेज को बोला गया है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, infants learn through sensory experiences and motor activities, developing concepts like object परमानेंस। यानी जो शिशु होता है वो संवेदी अनुभवों और मोटर गतिविधियों के माध्यम से चीजों को सीखता है, ऑब्जेक्ट स्थायित्व जैसी अवधारणाओं को विकसित करता है। मतलब सेंसरी मोटर क्या स्टेज है कि जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, जो भी उनको सेंसेस से एक्सपीरियंस हो रहे हैं और जो मोटर एक्टिविटीज है उनके माध्यम से बच्चा सीखता है जन्म से 2 साल तक। फिर दूसरा आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 2 साल से 7 साल तक। चिल्ड्रन बिगिन टू यूज सिंबल्स एंड लैंग्वेज बट स्ट्रगल विद लॉजिकल रीजनिंग एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग। 2 से 7 के समय में क्या होता है, बच्चे प्रतीकों और भाषा का उपयोग करना तो शुरू करते हैं, लेकिन तार्किक तर्क और परिप्रेक्ष्य लेने के साथ संघर्ष करते हैं। मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग होती है या पर्सपेक्टिव टेकिंग होता है वो अच्छा नहीं होता है उनका, लेकिन वो क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करना शुरू कर देते हैं और लैंग्वेज का यूज करना भी शुरू कर देते हैं, यानी बोलना सीख जाते हैं, जो 2 से 7 साल तक के बच्चे होते हैं। फिर अगला स्टेज इन्होंने बताया है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये है 7 से 11 साल का। Logical thinking emerges and children can perform operations on concrete objects, understanding concepts like conservation. इसमें आपकी तार्किक सोच उभरती है, बच्चे ठोस वस्तुओं पर संचालन कर सकते हैं और संरक्षण जैसी अवधारणाओं को समझ सकते हैं। मतलब जैसे हमारा 7 साल में क्या हो रहा था, 2 से 7 साल तक बच्चों का जो लॉजिकल रीजनिंग था वो अच्छा नहीं था, लेकिन इसमें लॉजिकल थिंकिंग आपकी बढ़ जाती है, उभरती है 7 से 11 साल में। ठीक है, फिर सबसे लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल, ये है 12 साल और उससे ज्यादा की उम्र के बच्चे जो आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एंड साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स अलाउइंग फॉर हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अमूर्त और वैज्ञानिक तर्क विकसित होता है जो काल्पनिक सोच और समस्या समाधान के लिए अनुमति देता है। तो आपको ऊपर ऊपर से क्या याद रखना है, इसकी 4 स्टेजेस है। एस से सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल, सी से कंक्रीट ऑपरेशनल और एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेजेस है इनके नाम याद आपको रखने हैं, और किसने दिए है, ये जीन पियाजे ने दिए है, आपको इनका भी याद रखना है। इसको कौन सी थ्योरी बोला गया है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दूसरी हमारी आती है लिव विगोट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। ठीक है, Leo Vygotsky's social constructivism theory emphasizes that learning is a
सोशल प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल एंड इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस। ठीक है, मतलब जो भी कोई सीखना होता है वो कैसा है, सांस्कृतिक होता है और पारस्परिक बातचीत से प्रभावित एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये है इनकी थ्योरी, लियो विगोट्स्की की। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, ये हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है किसकी थ्योरी में आता है, हमारा लियो विगोट्स्की की। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है ZPD। लर्निंग occurs in the gap between what a learner can do independently and what they can achieve with guidance। जो हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है वो क्या है कि सीखने में एक शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और मार्गदर्शन के साथ क्या हासिल करता है, इसके बीच का जो के बीच अंतर में सीखना होता है। देखो, एक तो जो चीजें हैं हम लोग अकेले कर सकते हैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, ठीक है, और दूसरा है हमें अकेले नहीं हम लोग कर सकते, हमको क्या होता है किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यही हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। फिर आता है स्कैफोल्डिंग। टेम्परेरी सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू लर्नर्स विच इज ग्रेजुअली रिमूव्ड एज दे गेन इंडिपेंडेंस। मतलब स्कैफोल्डिंग क्या है, इसको मचान हिंदी में बोलते हैं कि शिक्षार्थियों को एक सहायता प्रदान की जाती है जिसको बाद में हटा दिया जाता है जैसे जैसे वो चीजों को सीखते हैं। फिर आता है रोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द की टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इवॉल्विंग फ्रॉम सोशल स्पीच टू इनर थॉट। भाषा की क्या भूमिका है, भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है जो सामाजिक भाषण से आंतरिक विचार तक विकसित होता है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन यानी कोलैबोरेशन विद अदर्स इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। ज्ञान के निर्माण के लिए दूसरों के साथ सहयोग आवश्यक है। जैसे हमने इसमें ZPD देखा कि मान लो कोई चीज ऐसी है जो अकेले नहीं आप सीख पा रहे हो तो आपको दूसरों की आवश्यकता है, तो ये भी इसका एक पार्ट है। अगला आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। लर्निंग इज शेप्ड बाय टूल्स सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द लर्नर्स कल्चर। यानी सांस्कृतिक प्रभाव। सीखना शिक्षार्थी की संस्कृति के उपकरण, प्रतीकों और प्रथाओं के द्वारा आकार दिया जाता है, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें आ रही थी। लर्निंग क्या था, हमारा सोशल प्रोसेस था, इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल एंड इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस। मतलब आप अपनी संस्कृति के प्रभाव से भी सीखते हो और किसी दूसरी की सहायता से भी सीखते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी लियो विगोट्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब सारी ही जो यहाँ पे थ्योरी में आप लोगों को बता रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बहुत ज्यादा इसको डीप में देखना है तो आप लोग अलग से इस पे वीडियो देख सकते हो, लेकिन इतना भी काफी है। अगर आपको UGC नेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इतना अगर आप लोग पढ़ोगे तो इससे काफी कुछ आपका क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला हमारा आता है इवान Pavlov's classical conditioning. Ivan Pavlov's classical conditioning explain learning through associations between stimuli. जो हमारी इवान पेवलोव की जो एक थ्योरी है वो उत्तेजनाओं के बीच संघों के माध्यम से सीखने की व्याख्या करती है। ठीक है, जो पहला हमारा है अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसको बोला जाता है UCS, a stimulus that triggers a natural response। ठीक है, that is food। अब इसका एक कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक सेकंड। इवान पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग के ऊपर। तो उसमें क्या था, जो डॉग को पहले बिना ट्रेनिंग के जब उसको कंडीशनिंग नहीं दी गई थी, कोई स्टिमुलस नहीं दिया गया था, तो क्या किया गया था, उसको रखा गया था एक कह सकते हैं एक जगह पे उसको रखा गया था। तो उसको खाना जब दिया जाता था तो वो स्लाइवेट करने लगता था, मतलब उसकी लार निकलने लगती थी। ठीक है, फिर क्या किया गया, फिर उसको जब खाना दिया जाता था उससे पहले बेल बजती थी। ठीक है, जब बेल बजती थी उसके बाद उसको खाना मिलता था।
तो फिर उस जैसे जैसे उसको इस चीज की आदत पड़ी कि पहले बेल बजती है, बेल बजने के बाद मुझको खाना दिया जाता है, फिर वो फिर से स्लाइवेशन उसकी होने लगती थी। फिर जैसे ये बार बार उसके साथ किया गया तो लास्ट में बस अगर बेल की ही आवाज वो सुन लेता था फिर भी उसका सलाइवा निकलने लगता था, क्योंकि उसको पता था कि जब बेल बजती है उसके बाद भी मुझे भोजन मिलता है। तो ये इसके पीछे की स्टोरी है। तो यहाँ पे मैंने स्टोरी नहीं लिखी है, बट शॉर्ट में आपको बताया है जैसे अनकंडीशनड स्टिमुलस है। मतलब कि स्टिमुलस दैट ट्रिगर्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स, मतलब अगर फूड उसके सामने रखा गया उदाहरण के तौर पर, तो उससे क्या होगा, जो नेचुरल रिस्पॉन्स है कुत्ते का वो क्या था कि वो उसकी लार निकलती है। फिर था अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी यूसीआर, द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द यूसीएस। तो क्या रिस्पॉन्स था उसका फूड के आने पर? स्लाइवेशन, यानी लार निकलना। फिर था न्यूट्रल स्टिमुलस, अ स्टिमुलस दैट इनिशियली हैज नो इफेक्ट, मतलब जब बेल बजती थी खाली बेल शुरू में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था उस पे। ठीक है, जब शुरुआत इस चीज की गई तो कोई इफेक्ट नहीं था, इसलिए इसको न्यूट्रल स्टिमुलस बोला था। फिर आता था हमारा कंडीशनड स्टिमुलस, आफ्टर पेयरिंग द न्यूट्रल स्टिमुलस विद अनकंडीशनड stimulus repeatedly, the neutral stimulus becomes conditioned स्टिमुलस। जैसे जब बेल आपकी बजती थी और उसके बाद उसको स्लाइवेशन होने लगती थी, क्योंकि उसका क्या संबंध था कि जब बेल बजेगी उसके बाद मुझको भोजन मिलेगा। फिर पांचवा हमारा आया कंडीशनड रिस्पॉन्स, द लर्नड रिस्पॉन्स टू द सीएस, दैट इज स्लाइवेशन एट द साउंड ऑफ द बेल। ठीक है, तो इस पे बस यही है हमारा जो एक कंडीशनिंग है और रिस्पॉन्स है किसी चीज के लिए। ठीक है, तो ये पूरी जो थ्योरी थी वो थी इवान पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। अगली आती है हमारी बीएफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सप्लेन द बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये क्या कहते हैं कि व्यवहार इसके परिणामों से प्रभावित होता है। जैसे पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट होती है, रिवॉर्ड टू एनकरेज बिहेवियर, जो सकारात्मक सुदृढ़ीकरण होता है व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम दिया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिमूव डिस्कम्फर्ट टू एनकरेज बिहेवियर, यानी व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए असुविधा को दूर करना। ठीक है, फिर पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है? एड डिस्कम्फर्ट टू डिस्करेज बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट अच्छा है बजाय किसके? पनिशमेंट के। ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है हमारा? व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए असुविधा देना। और नेगेटिव पनिशमेंट है रिमूव रिवॉर्ड टू डिस्करेज बिहेवियर, यानी व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए इनाम को निकाल देना। तो यही है हमारा बीएफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव पनिशमेंट। तो यानी हम लोगों की जो भी चीज होनी चाहिए वो हमारी रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए, पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप बच्चों को रीइंफोर्स करोगे, प्रोत्साहित करोगे, तो ही उनका व्यवहार सुधर पाएगा, बजाय उसके कि आप उनको पनिशमेंट दे रहे हो। उससे क्या हो जाएगा, वो हतोत्साहित हो जाते हैं और उनके व्यवहार में कोई भी आपको सकारात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। फिर लास्ट है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। ये क्या है? स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स टू अचीव शेयर्ड लर्निंग गोल्स। इसमें बच्चे साझा सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूहों में एक साथ काम करते हैं, मतलब ग्रुप्स में काम करते हैं। की प्रिंसिपल है इंटरेक्शन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एनहांस्ड लर्निंग। बातचीत और साझा जिम्मेदारी इसकी सीखने को बढ़ाते हैं। फायदे क्या है इसके? एनकरेजेस इंक्लूसिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल ग्रोथ। समूह गतिविधियों, सहकर्मी शिक्षण और समस्या समाधान कार्यों पर केंद्रित है ये हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। टेक्निक क्या है इसकी? फोकसेस ऑन ग्रुप एक्टिविटीज, पीयर टीचिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो भी कह सकते हैं कि इसकी तकनीक है जो मैंने बता दी थी पहले, समूह गतिविधि, सहकर्मी शिक्षा और समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। टीचर्स का क्या रोल है? फैसिलिटेटर्स गाइड ग्रुप डायनेमिक्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग, मतलब जो अध्यापक है वो प्रभावी सीखने के लिए समूह की गतिशीलता को गाइड करते हैं, मतलब बच्चे जो ग्रुप्स में सीख रहे हैं उनको वो गाइड करते हैं जहां भी उनको कोई भी समस्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी थियोरीज।
टीचिंग थ्योरीज आपको समझ आ गया इतना सभी को? यस मैम।